आज के हमारा करंट अफेयर्स थोड़ा अलग तरह का है। इससे पहले जो वीडियो बनते थे उसमें एक वीडियो में ही पूरी एक टॉपिक की डिटेल एनालिसिस होती थी। तो हम लोगों ने एक नया सीरीज ये शुरू किया है कि अगर कोई भी मंथ अगर ख़त्म होता है तो उस महीने से रिलेटेड जितने भी टॉप करंट अफेयर्स बने होंगे, क्वेश्चन जो बनेंगे, उन क्वेश्चन को एक सीरीज में, दो सीरीज में उसको लेकर उस क्वेश्चन को डिटेल एनालिसिस कर दिया जाएगा। जिससे होगा क्या क्या आपका कम समय में ही आपका ढेर सारे क्वेश्चंस भी तैयार हो जाएंगे और साथ ही साथ जो डिटेल एनालिसिस है वो तो चलता ही रहेगा। ठीक, तो इस सीरीज का पहला सीरीज है और सीरीज का पहला क्वेश्चन चलिए लेते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, सीआरपीएफ सौर दिवस 2020 किस दिन मनाया जाता है? तो इसमें जो ऑप्शन है 11 मई, 27 जून, 9 अप्रैल और 9 तीज। इसमें जो सही ऑप्शन है आपका 9 अप्रैल। 9 अप्रैल को ही भारत में सीआरपीएफ का सौर दिवस मनाया जाता है। और ये इस बार जो मनाया गया 2020 में अप्रैल के महीने में, ये भारत का 54वां सौर दिवस था। ठीक, अब ये 9 अप्रैल को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि भारत का एक ज़िला है जिसका नाम है कच्छ, जो कि गुजरात ज़िले में है। गुजरात जिला का, गुजरात राज्य का एक ज़िला है जिसका नाम है कच्छ। 9 अप्रैल 1965 को, यानी 9 अप्रैल 1965 में, वर्ष 1965 में पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी ब्रिगेड भारत की सीमा में घुसती है और वहीं थोड़ी दूर पे भारत की सीआरपीएफ की छोटी सी टुकड़ी वहाँ पे मुस्तैद है। ठीक, अब जब वो प्रवेश करते हैं पाकिस्तान की छोटी सी टुकड़ी, तो वो क्या करती है, जो सीआरपीएफ पूरी तरीके से उनका लड़ाई होता है दोनों के बीच। और जो भारत की छोटी जो टुकड़ी थी सीआरपीएफ के, सिर्फ 7-8 लोग थे, उन्होंने ज़बरदस्त रूप से उनका सामना किया और सभी पाकिस्तानी सैनिकों को पूरी तरीके से मार गिराया। लेकिन साथ ही साथ ये भी हुआ कि भारत के जो 6 जवान थे वो शहीद हुए। तो इस वजह से भारत की छोटी सी टुकड़ी ने उतने बड़े ब्रिगेड को, पाकिस्तान के ब्रिगेड को अकेले दम पे मार गिरा। इसीलिए सीआरपीएफ का इस सौर दिवस के रूप में स्थिति को मनाया जाता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये जो जिला है भारत का कच्छ, ये भारत का राज्य है गुजरात, और यहाँ जो कच्छ पड़ता है, इसके ये हमेशा, जब भी आप जानकारी के लिए बता दें कि अब जब भी बरसात का महीना आता है तो भारत और पाकिस्तान के बीच में हमेशा विवाद देखने को मिलता है। कभी आप देखिएगा जब बरसात महीना आएगा तो भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद छा जाता है हमेशा। होता ये एक विवाद का कारण है सेज। सेज का मतलब होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, यानी विशेष आर्थिक क्षेत्र। विशेष आर्थिक क्षेत्र के माध्यम से लॉ ये है कि कोई भी अगर देश होगा तो अगर उसके स्थलीय सीमा के 200 नॉटिकल मील, 200 नॉटिकल मील के जो भी समुद्री क्षेत्र होगा वो उस देश का होगा। लेकिन शर्त ये है कि वो जो क्षेत्र होगा, समुद्री क्षेत्र, वो भूमि वाले क्षेत्र के, ये जो देश है उससे उसके आर्थिक रूप से फ़ायदेमंद होना चाहिए, तब वो जो समुद्री क्षेत्र है उस देश का कहलाएगा। ठीक, अब जब बरसात का महीना आता है तो भारत सरकार यहाँ पे ढेर सारे सैलानी आते हैं और भारत सरकार यहाँ पे ढेर सारी बोट, अलग अलग पर्यटन स्थल, पूरा भारत इसको बना देता है। ठीक, तो ये भारत कहता है कि हमारे लिए इकोनॉमी का क्षेत्र है और पाकिस्तान कहता है ये तो भारत के लिए कोई फ़ायदेमंद है नहीं, ये तो दलदली क्षेत्र है। तो ये देखेंगे आप, जब भारत और पाकिस्तान जब भी बरसात का महीना आता है तो सेज को लेकर हमेशा विवाद रहता है। तो दिमाग में इसको रखिएगा, सेज, 200 नॉटिकल मील, 11 मई, सौर दिवस, ये सब आपके दिमाग में एग्जाम में क्वेश्चन आपके ये बन सकता है। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन ये है कि कोरोना वायरस से लड़ाई के लिए दिल्ली सरकार ने किस देश की तर्ज पर 5T प्लान जारी किया? 5T प्लान जारी किया। ठीक, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका उत्तरी कोरिया। उत्तरी कोरिया के आधार पर दिल्ली गवर्नमेंट, अरविंद केजरीवाल ने अपने यहाँ पे 5T प्लान जारी किया। अब उत्तरी कोरिया जानते हैं आप, उत्तरी कोरिया में शुरू में बहुत तेज़ी से पेशेंट मिले, लेकिन बहुत तेज़ी से उत्तरी कोरिया गवर्नमेंट ने उसको तुरंत कंट्रोल भी कर लिया एक ही हफ्ते के अंदर। ठीक, तो वही कंट्रोल करने का जो रास्ता था वही था 5T प्लान। लेकिन वहाँ पे एक और चीज़ ये देखी गई कि वहाँ पे जो पेशेंट सही हो गए थे, कुछ दिनों बाद ये देखा गया कि वो फिर से कोरोना संक्रमित हो गए। तो कुछ अजब गजब सा केस बना था, काफ़ी दिनों तक चर्चाओं में रहा कि ऐसे भी कोरोना से मरीज हैं जो कि सही होने के बाद से फिर से वो संक्रमित हो जा रहे हैं बिना किसी के संपर्क में आए भी। तो अलग अलग चल रहा है मसला, देखिए कोरोना क्या होता है। ठीक, तो ये था दिल्ली गवर्नमेंट उत्तरी कोरिया के तर्ज पर 5T प्लान लेकर आई। अब ये टी क्या है, यानी 5 तरह का टी यहाँ पे 5 प्रकार का टी है। पहला टी का मतलब होता है टेस्टिंग, यानी पहली सरकार क्या करेगी, टेस्टिंग करेगी बड़े लेवल पर। अब भारत जो दिल्ली गवर्नमेंट है उसी टेस्टिंग के, तेज़ी से टेस्टिंग के लिए दिल्ली गवर्नमेंट 50,000 किट एक ही दिन पूरा आयात करके लाई। ठीक, तो ये था, यानी बहुत बड़े लेवल पे दिल्ली गवर्नमेंट टेस्ट करेगी जिससे अधिक से अधिक मरीजों का पता चल पाएगा। दूसरा जो है, दूसरा ट्रेसिंग है। ट्रेसिंग का मतलब ये है कि जितने भी मरीज हैं, जिन जिन लोगों के संपर्क में आए उन सभी लोगों को क्या किया जाएगा, ट्रेस किया जाएगा कि ये लोग कहाँ कहाँ, इनको भी रखा जाएगा 14 दिन के लिए क्वारंटाइन के लिए।
तीसरा जो टी है उसका मतलब है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट अब इसमें क्या मतलब है? ट्रीटमेंट का मतलब ये है कि दिल्ली गवर्नमेंट क्या की है कि जो भी दिल्ली के 2-3 जो बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं उनको बाकी पेशेंटों के इलाज के लिए बंद करके सिर्फ और सिर्फ कोरोना से लड़ने के लिए ही उस हॉस्पिटल को पूरी तरीके से बना दिया है। तब इससे होगा क्या? तेज़ी से लोगों की ट्रीटमेंट हो पाएगा, तो तेज़ी से मरीज सही हो पाएंगे। ठीक है, तीसरा ट्रीटमेंट है। चौथा टी है उसका मतलब है टीम वर्क, यानी आम जनता, सुरक्षाकर्मी, जो भी सफाई कर्मी है, नर्स, जितने भी सरकार, ये सभी लोग मिलकर एक टीम वर्क तरह काम करेंगे तो काफ़ी तेज़ी से कंट्रोल करने में सही हो जाएगा। पाँचवा इसको कहते हैं ट्रैकिंग। ठीक है, ट्रैकिंग के जरिए पूरी तरीके से जो कोरोना पीड़ित, जो कोरोना संक्रमण, उसको रोकने का काम किया जाएगा। यानी वैसे कोरोना क्षेत्र जो भी उनको पूरी तरीके से घोषित क्षेत्र कर दिया जाएगा तो लोग वहाँ से गुजरेंगे नहीं, वहाँ पे जाएंगे नहीं। यानी इस तरीके से कुल मिला के 5T प्लान था। अब आपके दिमाग में ये सोच रहे होंगे कि 5T से क्वेश्चंस कैसे बनेंगे। देखिए, कोरोना संक्रमण के जब खत्म होगा तो उसके बाद ये थोड़े कि सरकार बस कोई एग्जाम यही आएगा कोरोना क्या है, कोरोना की दवाई किस देश ने बनाई, बस यही थोड़े पूछेगा। वो पूछेगा जितने भी अलग अलग भारत के राज्य हैं नेशनल लेवल पे, और भारत के जो भी राज्य हैं अलग अलग समुदायों के आधार पे जितने भी अलग अलग योजनाएं और जो भी प्लान बनाया जा रहा है वो सब आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनेंगे। तो वो बाकी सारा भी आप पढ़ते रहिएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने एंटी शिप मिसाइल का परीक्षण किया? ठीक, एंटी शिप मिसाइल का परीक्षण किया, उसका आंसर होगा आपका उत्तरी कोरिया। अब देखिए, समझने वाली बात ये है कि उत्तरी कोरिया खुद या पूरा विश्व खुद ही कोरोना से प्रभावित हैं और ये अलग मिसाइल की परीक्षण कर रहा है। इसका कौन सा ये अलग सा ये है? ठीक, तो उसके लिए समझिए उत्तरी कोरिया, ये समझिए पहले एंटी शिप मिसाइल है क्या। एंटी शिप मिसाइल का सिंपल सा मतलब ये है, बहुत डिटेल टॉपिक है लेकिन थोड़ा समझिए। एंटी शिप मिसाइल का मतलब ये कम दूरी तक मार करने वाली मिसाइल है। ठीक है, ये ज़्यादा दूरी तक नहीं, कम दूरी तक मिसाइल करने वाली है ये मिसाइलें। ठीक, तो अप्रैल महीने में 14 अप्रैल को उत्तरी कोरिया में जो पूरी तरीके से सैन्य अभ्यास के माध्यम से ये इन मिसाइलों का परीक्षण किया गया। अब ये जो मिसाइलें हैं 150 किलोमीटर तक मार कर सकती हैं। ठीक, 150 किलोमीटर तक। और ये जो मिसाइलों का जो परीक्षण किया गया तो सुखोई का नाम सुने होंगे आप, सुखोई एयरक्राफ्ट के माध्यम से इन पूरे तरीके से इन मिसाइलों का परीक्षण किया गया। अब देखते होंगे जब भी सुखोई का नाम आता है तुरंत एक नाम सामने आता है, इसका नाम है रूस। तुरंत सुखोई का नाम आता है, रसिया का नाम सामने आता है, क्योंकि रसिया ही पूरी तरीके से पूरे विश्व में इसको अपने रूस में इसको निर्माण करके पूरे विश्व में इसको क्या करता है, निर्यात करता है। 1955 से रूस में पहली बार इसका निर्माण शुरू हुआ। और भारत में भी जब भारत और पाकिस्तान बीच 1971 में जो लड़ाई हुई थी, 1971 में भारत सरकार जो भी एयरफोर्स थी भारत की, वो काफ़ी हद तक सुखोई का भारत ने वहाँ पे खूब ज़बरदस्त रूप से प्रयोग किया था। भारत काफ़ी इसका फ़ायदा भी हुआ था। ठीक, अब बात ये समझ में आती है कि पूरी तरीके से कोरोना से परेशान, अब ये नया इसको करने की ज़रूरत क्या है। अब समझिए, कोरोना एक अलग तरह का देश है, वहाँ की इंटरनल सिस्टम, वहाँ का प्रशासन, वहाँ का शासन बिल्कुल पूरी तरीके से अलग है। एक तो साम्यवाद है ही, साम्यवाद के साथ साथ वहाँ पे कुछ अलग तरह का सनकपन है। ठीक, अब जैसे वहाँ पे आप लोग जानकारी के लिए बता दें कि वहाँ पे भगवान कौन है, वहाँ पे किम जोंग के पिताजी और दादाजी की पूजा होती है। अगर वहाँ पे कोई संगीत या कोई अगर म्यूजिक बजेगा तो वहाँ पे किम जोंग के दादाजी और उसके पिताजी के संगीत में उसमें प्रशंसा करनी पड़ेगी। यानी अजब तरह का देश है वो। ठीक है, तो इसी 14 अप्रैल को ही उसके दादाजी का नाम था किम सुंग सेकेंड। समझिए, किम सुंग सेकेंड के उसके जो दादाजी का नाम था किम सुंग सेकेंड। ठीक, मृत्यु हो चुकी उनकी, तो उनकी इस बार क्या थी, जयंती थी। उसी जयंती के अवसर पर उसने मिसाइलों का परीक्षण किया। नहीं होता जब कोई होता है, कोई मरता है तो अलग से गोली बारूद या अलग से बंदूक तोप चला जाते हैं, तो उसी आधार पर ये अलग से ये वहाँ पर इनको सम्मान दिया। तो कुछ अलग तरह का देश है, सबका अपना अपना। ठीक, अगला जो क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन ये है कि विश्व चागास रोग दिवस। ये क्वेश्चन तो पहली बार देखा जा रहा है और ये ऐसा पहली बार है भी भारत में, ये भारत में क्या पूरे विश्व में पहली बार इस बार ये दिवस मनाया जा रहा है, विश्व चागास रोग दिवस। तो कोई भी दिवस अगर पहली बार मनाया जाता है तो एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो विश्व चागास रोग दिवस कब मनाया जाता है? 14 अप्रैल, 1 अप्रैल, 7 अप्रैल और 19 अप्रैल। जो सही आंसर है वो आपका 14 अप्रैल को ही विश्व चागास रोग दिवस भारत में इस बार मनाने की घोषणा की। ठीक, अब ये जो एक ऐसा इस तरीके से, इसको आप साइलेंट रोग कहते हैं, इसको आप साइलेंट डिजीज़ कहा जाता है। ठीक, साइलेंट डिजीज़ का मतलब ये आपको पता भी नहीं चलता है और ये रोग हो जाता है। अब ये रोग जब होता है तो इसमें होता क्या, आपके शरीर में सूजन शुरू हो जाएगा, आपको बहुत तेज़ी से बुखार होने लगता है। ये चागास रोग के लक्षण है। तो अब बात ये समझ में आती है आखिर ये चागास नाम क्यों पड़ा। ठीक, चागास नाम जो डॉक्टर थे, बीमारी का पता लगाने जो पहली बार जो डॉक्टर थे उनके नाम पे चागास नाम रख दिया गया इस रोग का। जो डॉक्टर थे वो डॉक्टर का नाम था कार्लोस जस्टिनियानो रिबेटो चागास। देखिए, याद रखिएगा नाम, डॉक्टर
कार्लोस रिबेटो चागोस। ठीक है, इस आधार पर पूरी तरीके से इस डॉक्टर के नाम पर ही इस रोग का नाम रख दिया गया। और ये रोग में जब भी होता है तो आपका शरीर में सूजन और पूरी तरीके से बुखार होने लगता है, बुखार। ठीक, तो इस तरीके से ये है आपका विश्व चागास रोग। तो एग्जाम में आपका क्वेश्चन ये बन सकता है। ठीक, अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड फ्रीडम प्रेस इंडेक्स 2020 में भारत का क्या स्थान है। इस बार इससे रिलेटेड अगर आपको डिटेल में जानकारी चाहिए तो इससे रिलेटेड हमने एक डिटेल में वीडियो बनाया, उसको आप जाके देख लीजिएगा नीचे। ठीक, इसमें भारत का क्या स्थान, इस बार भारत का स्थान आया 142वां स्थान है भारत का। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पिछली बार भारत का स्थान 140वां था, यानी भारत का स्थान इस बार 2 स्थान भारत और खिसक गया है। यानी भारत में जो पत्रकारिता है वो काफ़ी और स्वतंत्र नहीं है। ठीक, अब एक संस्था है जिसका नाम है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। ठीक, समझिए इसको, एक संस्था है जिसका नाम है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। ये हर साल प्रेस से रिलेटेड इंडेक्स जारी करते हैं और वो इंडेक्स का यही नाम है। ठीक, और वो इंडेक्स इस आधार पर जारी करती है कि किसी भी देश में जो पत्रकारिता है वो किस हद तक सुरक्षित है और किस हद तक स्वतंत्र है, इस आधार पर। और इस बार इस रिपोर्ट में 180 देश शामिल किए गए। इस बार टोटल शामिल देशों की संख्या थी 180 और 180 देशों में भारत का स्थान आया था 142। और ये रिपोर्ट पूरी तरीके से 7 इंडिकेटर के आधार पर जारी की गई थी। तो आप इसको डिटेल में देख लीजिएगा, तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तब इसको देख लीजिएगा। ठीक, अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये है कि कृषि आधारित आपूर्ति श्रृंखला को कम करने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया, कृषि संबंधित किस ऐप को लॉन्च किया गया। तो ऑप्शन है आपका सारथी, दूसरा है पहल, तीसरा है किसान रथ, उसके बाद है कृषि सारथी। देखिए चारों नाम एक ही जैसे हैं, तो कभी भी करंट में तुक्का लगा पाना या अगर आप तैयार नहीं है तो इसको क्वेश्चन को सही कर पाना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि हर नाम एक ही तरह के होते हैं। और इसमें देखिए सारे नाम एक ही जैसे लग रहे हैं। इसमें सही ऑप्शन हुआ आपका किसान रथ। किसान रथ ऐप लॉन्च किया गया भारत में। आप जानते हैं कि भारत में पूरी तरीके से लॉकडाउन है। जब गेहूं की जब कटाई चल रही तब भी लॉकडाउन लगा हुआ था, लेकिन सरकार ने किसानों को कुछ सहूलियत दी और किसान अपने यहाँ के जो गेहूँ है उसको कटाई कर लिए। अब जानते हैं कि गेहूँ जब कटाई करने के बाद तो सारा गेहूँ तो अपने पास रखेंगे नहीं, तो उसके लिए किसान मंडियों तक जाते हैं, अलग अलग कोल्ड स्टोरेज में लगते हैं, अलग अलग मार्केट में लाकर बिक्री करते हैं। अब तो पूरी तरीके से सब बंद है, तो किसान जाए कहाँ, सब अनाज तो घर पर रख नहीं सकते। तो उसी को समस्या को दूर करने के लिए कृषि व किसान कल्याण मंत्रालय ने ऐप लॉन्च किया किसान रथ, जिसमें है कि अगर आप कोई भी किसान अगर इस ऐप को अगर प्ले स्टोर से अगर डाउनलोड करे फिर इंस्टॉल करेगा, तो इंस्टॉल करने के बाद उस ऐप में उसको ढेर सारी जानकारियाँ मिल जाएंगी, जैसे कि उसके आसपास ट्रक कहाँ है, ट्रैक्टर कहाँ है, और किसान से कृषि से रिलेटेड जो भी मशीनरीज़ है वो उसको पता चल जाएगा उसमें डिटेल। ठीक, और साथ ही साथ उसको ये भी उसमें जानकारी रहेगी कि उसके आसपास कहाँ पे मंडी लग रही है, कहाँ पे कोल्ड स्टोरेज है, कहाँ पे बिक्री चल रही है, यानी पूरी डिटेल उसको जानकारी उस ऐप में उसको मिल जाएगी। ठीक, तो आप एग्ज़ाम में ये भी पूछ सकता है कि कृषि व किसान कल्याण मंत्री कौन है, तो नाम याद रख लीजिएगा, नरेंद्र सिंह तोमर। ये एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चन बना है और हो सकता है फिर से बन भी जाए, तो नरेंद्र सिंह तोमर। ठीक, ये आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन सकता है। अब अगला हमारा जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है ऑपरेशन शील्ड। ऑपरेशन शील्ड का संबंध किस राज्य से है, तो ऑपरेशन शील्ड का संबंध दिल्ली राज्य से है। दिल्ली सरकार ने भी जल्दी वहाँ पे 5T प्लान के पहले वहाँ पे एक योजना चलाई जिसका नाम था शील्ड। तो इसको आप याद रखिए, यानी पूरी तरीके से सील कर दिया जाएगा, वही है, यानी पूरी तरीके से। जैसे मान लीजिए कोई क्षेत्र ऐसा है, कोई क्षेत्र जहाँ पाया गया जहाँ पे पेशेंट ज़्यादा हैं, तो पूरी तरीके से उस क्षेत्र को ही पूरी तरीके से सील कर दिया जाएगा। उसी से रिलेटेड योजना थी ऑपरेशन शील्ड, और पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। ठीक, इस तरीके से। अब उसके बाद से अगला जो है, अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस भारत मनाया था 11 अप्रैल को, और 11 अप्रैल को मनाया था, यानी इसे अंग्रेजी में कहते हैं नेशनल सेफ मदरहुड डे भी नाम से जानते हैं। ठीक, नेशनल सेफ मदरहुड डे के नाम से भी जानते हैं। 11 अप्रैल को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष सरकार महिलाओं की जागरूकता और प्रसव के दौरान जो भी जागरूकता होती, जानकारी होती है, उनके मतलब पूरी तरीके से उद्देश्य को फैलाने के लिए हर साल 11 अप्रैल को यह दिवस मनाया जाता है। और यह दिवस कस्तूरबा गांधी कौन नहीं जानता, कस्तूरबा गांधी जन्म दिवस के अवसर पर इस तिथि को मनाया जाता है। कस्तूरबा गांधी महात्मा गांधी की धर्मपत्नी थी, उन्हीं के जन्म दिवस पर मनाया जाता है।
भारत सरकार जब से इस गवर्नमेंट के अनुसार भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में मातृत्व मृत्यु दर है उसमें 17% की गिरावट दर्ज की गई। ये मातृत्व मृत्यु दर का मतलब ये होता है कि प्रति 1 लाख माताओं में 42 दिन के भीतर प्रसव के दौरान उसमें जितने माताओं की मृत्यु जाती है उसे कहते हैं मातृत्व मृत्यु दर का आता है। ठीक है, उसके लिए भारत सरकार द्वारा कई अलग अलग काम किए गए। जैसे कि जब ये गवर्नमेंट बनी तो वर्ष 1961 में एक अधिनियम बनाया गया था, मातृत्व लाभ अधिनियम। उसमें संशोधन कर दिया 2017 में। ठीक, अब उस संशोधन के माध्यम से ढेर सारे काम किए गए, कई बार इस पर अलग अलग योजनाएं चलाई गई। इसमें एक और चीज़ किया गया कि मातृत्व जो भी अवकाश होगा उस अवकाश को बढ़ाकर 12 सप्ताह से बढ़ा करके 26 सप्ताह उसको कर दिया गया। यानी कोई मातृत्व सप्ताह को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह कर दिया गया। तो इससे आपके क्वेश्चन एग्जाम में आपके बन सकते हैं, इसको याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में 29 अप्रैल को किस बॉलीवुड अभिनेता की मृत्यु हुई थी। अब देखिए क्वेश्चन ऑप्शंस काफ़ी कन्फ्यूजन। एक क्वेश्चन ऋषि कपूर, इरफान खान, पहला और दूसरा दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो अब इसको या जानकारी के लिए बता दें कि इरफान खान की मृत्यु जो हुई थी बॉलीवुड काफ़ी, और बॉलीवुड क्या पूरी तरीके से वर्ल्ड कह सकते हैं, बॉलीवुड प्लस हॉलीवुड दोनों। ठीक, 29 अप्रैल को इरफान खान की मृत्यु हुई थी और एक दिन के बाद ऋषि कपूर की मृत्यु हो गई थी। यानी लगातार बॉलीवुड में 2 लोगों के, बड़े अभिनेताओं की मृत्यु हुई थी। तो इरफान खान की मृत्यु 29 अप्रैल को हो गई थी। इरफान खान भारत ही नहीं पूरे विश्व में इन्होंने अपनी एक्टिंग का पूरी तरीके से लोहा मनवाया। और इनकी फिल्म थी पान सिंह तोमर, इसके लिए उनको 2011 में इनको नेशनल अवार्ड से भी नवाजा गया तथा इनको अलग अलग फिल्मों में अभिनेता मतलब अलग अलग कैरेक्टर के लिए इनको 5 बार फिल्म फेयर अवार्ड से भी नवाजा चुका है। तो काफ़ी ये फेमस अभिनेता थे। तो आज का ये हमारा वीडियो कैसा लगा, यानी आज की सीरीज कैसी लगी, इसको आप बताइएगा। और जितने भी क्वेश्चन थे उसका सबका स्क्रीनशॉट लेकर आप नोट्स बना लीजिएगा और चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब करिए। और जो भी विचार हो कमेंट बताया करिए, और कोई भी अगर नया टॉपिक पढ़ना हो तो उससे रिलेटेड भी कमेंट करके बताया करें। थैंक यू।